हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का पेपर है जो बोर्ड परीक्षा 2023 में आया है। और परीक्षा देने के पहले पेपर हमेशा ही सॉल्व करना चाहिए। उससे पता चलता है कि प्रश्न कैसे आते हैं और किस तरह से आंसर लिखना होता है और कितना टाइम मैनेज करना होता है, ये सारी जानकारी मिलती है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। देखिए, सेब एक खाली स्थान फल है, तो हम इसको बोलेंगे आभासी फल भी बोल सकते हो आप, और या कूट फल भी बोल सकते हो। इस तरह दोनों में से कोई एक चीज भर सकते हैं। दूसरा देखिए, एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति को खाली स्थान कहते हैं, तो इसको कहा जाता है बहुभ्रूणता। तो यहाँ पर बहुभ्रूणता भरा जाएगा। फिर है गर्भाशय की आंतरिक ग्रंथिल स्तर को खाली स्थान कहते हैं, ये है एंड्रोमेट्रियम। एक बार और सुन लीजिए, एंड्रोमेट्रियम या गर्भाशय की अंतः स्तर भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसका चौथा प्रश्न देखिए, निषेचन खाली स्थान में संपन्न होता है, तो ये अंडवाहिनी में संपन्न होता है, या फिर इसको आप फैलोपियन नलिका भी लिख सकते हैं इसके स्थान पर। फिर है पांचवें वाला का देखिए, ने उद्यान मटर के पौधों पर 7 वर्षों तक संकरण के प्रयोग किए। तो यहाँ पर आपको लिखना है ग्रेगर जॉन मेंडल, और यदि ज़्यादा न आए तो ग्रेगर मेंडल लिख देना है, या सिर्फ मेंडल भर लिख सकते हैं। कुछ ना कुछ इसमें लिखना है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने उद्यान मटर के पौधों पर 7 वर्षों तक संकरण के प्रयोग किए। फिर देखिए यहाँ पर खाली स्थान है, प्राकृतिक कैनेबिस सटाइवा पौधे के पुष्पक्रम से प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है कैनेबिनाइड। ये क्या लिखा है? कैनेबिनाइड। इसको आप दोबारा से सुन लीजिए, कैनेबिनाइड। अब देखिए यहाँ पर अगला है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा खाली स्थान होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, एक स्व प्रतिरक्षा रोग का नाम लिखिए। तो यहाँ है संधि शोथ। आप इसमें दूसरे रोगों का नाम भी लिख सकते हैं। फिर है, टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस टेस्ट द्वारा की जाती है? तो इसके टेस्ट के लिए विडाल टेस्ट कराया जाता है। फिर तीसरा देखिए, दी गई अवधि में समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या को क्या कहते हैं? तो ये मौतों की संख्या क्या कहलाएगी? मृत्यु दर। फिर चौथा देखिए, भारत के किसी एक हॉट स्पॉट का उदाहरण दीजिए। तो यहाँ मैं 3-4 बता रहा हूँ, इनमें से कुछ भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर पश्चिमी घाट है, हिमालय है, इंडो बर्मा है, या फिर श्रीलंका वाला घाट है। इस तरह से कोई भी एक नाम लिखना है। फिर पांचवा देखिए, आणविक कैंची किसे कहते हैं? तो ये होता है प्रतिबंधन इंजाइम, या फिर इसको बोल सकते हो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। फिर से देख लीजिए, प्रतिबंधन इंजाइम या फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, इनमें से कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर है प्रथम पारजीनी गाय का नाम। तो ये पारजीनी गाय का नाम था रोजी। फिर देखिए छठवां, डीएनए के एक रज्जुक से आनुवंशिक सूचनाओं को आरएनए में प्रतिलिपिकरण क्या कहलाता है? तो इस क्रिया को कहा जाता है अनुलेखन। इसमें तीसरा प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। वंशागति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये हैं सटन और बावेरी। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, बीटी विष प्राप्त होता है, ये है बैसिलस थ्यूरीजिएनेसिस, इससे प्राप्त होता है। फिर है, भ्रूण की अक्रियाशीलता वाली स्थिति को क्या कहते हैं? तो जब अक्रिय भ्रूण होता है तो इस अवस्था को कहा जाता है प्रसूप्ति। फिर आगे देख लेते हैं, कौन से बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो ये होता है लैक्टोबैसिलस। फिर है, विकासशील पराग कणों को पोषण देता है, तो ये पोषण मिलता है टेपिटम से। फिर है, सभी जीव अपने आहार या पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर ही निर्भर होते, उन्हें कहते हैं।
तो इन जीवों को कहा जाता है उपभोक्ता। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, आंतर कोशिका का समूह जिनमें सभी ऊतकों एवं अंगों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, तो ये कोशिकाएं कहलाती हैं स्टेम कोशिकाएं। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। ये जो प्रश्न है आगे का, ये सही जोड़ी का प्रश्न है, इसको मिलाते हैं अब। तो सबसे पहले है एंटमीबा। तो जो एंटमीबा होता है, ये अमीबिएसिस नाम की बीमारी पैदा करता है, दस्त की, इसको एंटमीबा कह दिए। फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की क्रिया से जो डीएनए के खंड होते हैं, ये अलग किए जाते हैं। फिर है पेनिसिलिन। तो ये पहला प्रतिजैविक था, फर्स्ट एंटीबायोटिक था, तो ये प्रथम प्रतिजैविक हो गया। फिर है थैलिसीमिया। तो एक ये रक्त विकार है, तो यहाँ पर ये अप्रभावित जीन रक्त विकार हो गया। फिर है टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स का क्रोमोसोम का अभाव होता है। फिर बाह्य स्थान संरक्षण, तो ये जंतु उद्यान कहलाता है। इसके बाद धंसे हुए रंध्र। तो धंसे हुए रंध्र एक अनुकूलन का उदाहरण है। अब देखिए पांचवा प्रश्न है, त्रिसंलयन से आप क्या समझते हैं, अथवा देखिए विपुंसन किसे कहते हैं। तो चलिए इनका मॉडल आंसर देखिए। दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका में स्थित दो ध्रुवीय न्यूक्लियस से संगलित होकर के त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक बनाता है, इसे त्रिसंलयन कहते हैं। आप अपना जो परिभाषा याद किए हैं वो भी लिख सकते हैं, जैसे आपको याद हो। इसके बाद इसमें विपुंसन पूछा था अथवा में, उसको समझते हैं। तो यहाँ द्विलिंगी पुष्प से परागकोश प्रस्फुटन से पहले पुष्पकलिका से चिमटी की सहायता से परागकोश को हटाना या निष्कासित करना विपुंसन कहलाता है। अब यहाँ प्रश्न है, प्रसव किसे कहते हैं, कोलेस्ट्रम या खीस क्या है। चलिए सबसे पहले समझते हैं प्रसव। सगर्भता के अंत में गर्भाशय के जोरदार संकुचनों के कारण गर्भ बाहर निकल आता है। गर्भ के बाहर निकलने की इस क्रिया को प्रसव या शिशु जन्म कहा जाता है। अब देखते हैं खीस या कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं, ये प्रश्न था, तो इसको देखिए। दुग्ध श्रावण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे खीस या कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। अब यहाँ प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट के कारण लिखिए, अथवा का प्रश्न देखिए, किन्हीं दो यौन संचरित रोगों के नाम लिखिए। तो जनसंख्या विस्फोट के कारण देखिए, मृत्यु दर में तीव्र गिरावट होना, जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि होना। इस तरह से यहाँ पर दो कारण लिखना है, कोई अन्य दो कारण भी लिख सकते हैं। अथवा का प्रश्न था, यौन जनित दो रोगों के नाम लिखना था। तो ये है गोनोरिया, फिर है सिफिलिस, ये हर्पीस, जननिक हर्पीस, ट्राइकोमोनास्ता और क्लेमिडियता। इस तरह के ये यौन जनित रोग हैं। इनमें से कोई दो रोगों का नाम आप लिखें 2 नंबर के लिए। अब यहाँ 8वां प्रश्न है, बीओडी क्या है, और अथवा का प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान क्या है। चलिए सबसे पहले देखते हैं बीओडी। तो बीओडी ऑक्सीजन की उस मात्रा को संदर्भित करता है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर दे, कार्बनिक पदार्थों की खपत कर दे। इतनी ऑक्सीजन की मात्रा को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं या बीओडी कहते हैं। इसके बाद इसका अथवा प्रश्न था, गंगा एक्शन प्लान क्या है। तो पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने हमारे देश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान योजना का सूत्रपात किया। इसके तहत केवल उपचारित वाहित मल को नदियों में छोड़ा जा सकेगा।
इसलिए बड़ी संख्या में नए वाहितमल उपचार केंद्र बनाना प्रस्तावित किया गया। अब 9वां प्रश्न है क्लोनिंग क्या है? अथवा का प्रश्न देखिए क्राइजीन क्या है? तो यहाँ देखिए हमारे पास 9वां प्रश्न था क्लोनिंग क्या है? किसी टेम्पलेट डीएनए के समान गुणित संरचनाओं को बनाना या निर्माण करना क्लोनिंग कहलाता है। या डीएनए के विजातीय खंड परपोषी जीव में स्वयं की प्रतिकृति बनाकर गुणित होना भी क्या कहलाता है? क्लोनिंग। तो ये दो परिभाषाएं हैं, इनमें से कोई परिभाषाएं आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न था अथवा का क्राइजीन किसे कहते हैं? तो जीव विष जिस जीन के द्वारा कूटबद्ध होते हैं उसे क्राई कहते हैं। जैसे बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस की कुछ नस्लें विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन का निर्माण करती हैं, जैसे क्राई 1 सी तक क्राई 2 AB द्वारा कूटबद्ध होते हैं। तो इस तरह से जो जीव विष जीन होते हैं उन्हीं को क्राइजीन कहा जाता है। अब यहाँ 10वां प्रश्न है एड्स रोग किन कारणों से होता है? कोई दो कारण लिखिए। अथवा का प्रश्न है कैंसर का उपचार किस तरह से किया जाता है? चलिए इनके प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। 10वां देखिए एड्स रोग निम्नलिखित कारणों से होता है। संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से, संदूषित रक्त या रुधिर उत्पादों के आधान से, संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से, संक्रमित मां से अपरा द्वारा उसके बच्चे में। यहाँ पर आपको दो कारण लिखना है क्योंकि ये 2 अंक का आया है, उस कम से कम इतना लिखना है, ज़्यादा आप जो भी लिखना चाहें। इसके बाद इसमें अथवा का प्रश्न था कैंसर के उपचार किस तरह से किया जाता है? तो देखिए एक हो गया शल्य क्रिया का उपयोग किया जाता है, दूसरा इसमें विकिरण चिकित्सा का उपयोग किया जाता है, तीसरा देखिए कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए रसो चिकित्सा औषध काम में लाई जाती है, चौथा अधिकांश बार ये तीनों शल्य क्रिया विकिरण चिकित्सा एवं रसो चिकित्सा का संयोजन से भी उपचार किया जाता है, पांचवा है वाई इंटरफेरॉन जो उनके प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करता है और ट्यूमर को नष्ट करने में सहायता करता है। अब ये 2 अंक का आया है तो कम से कम 2 उपचार आपको लिखना है। अब यहाँ 11वां प्रश्न है हिस्टोन क्या है? अथवा का प्रश्न देखिए आरएनए में कौन नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? देखिए सबसे पहले तो हिस्टोन समझते हैं। हिस्टोन एक धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन का समूह होता है। अब इसी का अथवा प्रश्न था आरएनए में कौन से नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? तो इसमें 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। इसका 12वां प्रश्न देखिए पेडिग्री वंशावली विश्लेषण क्या है? अथवा का प्रश्न देखिए समयुग्मजी व विषम युग्मजी में अंतर लिखिए। देखिए 12वां प्रश्न था पेडिग्री या वंशावली विश्लेषण से क्या मतलब है? तो वंशावली विश्लेषण मानव आनुवंशिकी का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। मानव समाज में वंशागत विकारों की बात पुराने समय से चली आ रही है। इन विशेष लक्षणों की वंशागति के संबंध में वंश के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। कई पीढ़ियों तक जारी लक्षणों के ऐसे विश्लेषण को वंशावली विश्लेषण कहते हैं। इसका उपयोग विशेष लक्षण, असामान्यता एवं रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके बाद इसका अथवा प्रश्न था समयुग्मजी और विषम युग्मजी में अंतर लिखना था। तो देखिए समयुग्मजी और ये है विषम युग्मजी। इसमें दोनों अलील समान होते हैं, इसमें दोनों अलील असमान होते हैं, दोनों प्रभावी या दोनों अप्रभावी होंगे, इसमें एक प्रभावी होता है और एक अप्रभावित होता है। ये शुद्ध लक्षण वाले होते हैं और ये संकरित लक्षण के होते हैं। तो इसमें 2 अंक का है, कम से कम 2 अंतर आपको लिखना है। अब इसका 13वां प्रश्न देखिए, अंड जनन का आरेखित निरूपण कीजिए।
अथवा का प्रश्न है एमनियोसेंटेसिस उल्ब वेधन क्या है, इसके उपयोग लिखिए। तो चलिए अन्न जनन का आरेखित निरूपण करते हैं। इस तरह से हमको ये बनाना है, ये अंडजननी हो गया, फिर इसमें सूत्री विभाजन होगा तो ये प्राथमिक अंडक हो गया, फिर यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा, फिर यहाँ पर ये द्वितीय जो है अंडक बनेगा, फिर यहाँ पर ये अंडाणु बनेगा। इस तरह से आपको पूरा क्रम लिखना है कि कहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, कहाँ पर सूत्र विभाजन हो रहा है। इस तरह से यहाँ पर जब ये देख लेते हैं कि प्राथमिक अंडक से सूत्री विभाजन होता है तो ये पहला अंडक बनता है, फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ पर प्रथम द्वितीय ध्रुवीय पिंड बना, द्वितीय ध्रुवीय पिंड बनता है, फिर द्वितीय अंडक बनता है और उससे क्या बनता है, अंडाणु बनता है। तो अंडाणु बनने की क्रिया ही को हम अंड जनन कहते हैं। इसके बाद इसमें अथवा प्रश्न था कि एमनियोसेंटेसिस क्या है, तो चलिए इसमें देखते हैं। एमनियोसेंटेसिस एक परीक्षण की विधि है जिसमें माता के गर्भाशय से सिरिंज द्वारा एमनियोटिक द्रव्य को निकाला जाता है। इस द्रव्य में घुले हुए पदार्थों और विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है, जिससे भ्रूण में होने वाले विभिन्न आनुवंशिक विकार यदि हों तो उसका पता लगाया जाता है, जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, वर्णांधता, सिकल सेल अनीमिया आदि विकारों का पता इससे लगाया जाता है। अब यहाँ 14वां प्रश्न है, देखते हैं टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थ परीक्षण क्या है, इसकी आरेखी प्रतिरूपण को दर्शाइए। अथवा का प्रश्न देखिए मिलर के प्रयोग का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले टेस्ट क्रॉस। केवल प्रभावी विशेषक के फिनोटाइप देखकर उसके जीनोटाइप का पता नहीं चलता है, इसलिए मेंडल ने F2 के लंबे पौधे को बौने पौधे अप्रभावी लक्षण वाले पौधों से संकरण कराया, जिसे परीक्षार्थ संकरण कहा जाता है। प्रभावी लक्षण वाले लंबे पौधों के दो प्रकार के जीनोटाइप संभवतः होते हैं, कैपिटल टी टी या कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यदि परीक्षण में सारे पौधे लंबे प्राप्त हुए तो इससे पता चलता है कि अनजाना पौधा समयुग्मी प्रभावी टीटी है। यदि 50% लंबे और 50% बौने पौधे प्राप्त होते हैं तो अनजान लंबा पौधा विषमयुग्मी है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले इस चित्र से समझते हैं। यहाँ पर एक ये समयुग्मजी है जिसमें हम टीटी हम लिए हैं इस तरह से, और यहाँ पर भी समयुग्मी है, यहाँ पर ये दोनों अप्रभावी हैं। अब देखिए अज्ञात जीनोटाइप हमारे पास ये है, या तो कैपिटल टीटी हो सकता है, लंबे पौधे हो सकते हैं ये। तो ये दो कंडीशन में हो सकते हैं कि दोनों प्रभावी प्रभावी हो, एक प्रभावी और एक अप्रभावी हो। तो यदि हम इधर इनसे संकरण करा देते हैं कैपिटल टी का कैपिटल टी से, ये कैपिटल टी है, तो हमको इस तरह से 100% हमको क्या मिलते हैं, लंबे पौधे मिलते हैं। यदि यहाँ पर हम अप्रभावी से इसका करा दें तो यहाँ 50% लंबे और 50% बौने पौधे मिलते हैं। तो इससे हमको ये पता चलता है कि ये किस तरह के जीन थे, इसका हम परीक्षण कर सकते हैं इससे। अब यहाँ पर प्रश्न था अथवा का मिलर के प्रयोग का नामांकित चित्र। तो इस तरह से आपको चित्र बनाना है। यहाँ पर ये वैक्यूम पंप है, उबलता हुआ जल है, ये पास में द्रव जल है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड लगे हैं, स्पार्क है, जल बाहर जाता है, संघनित्र है, जल अंदर जाता है, ये जल बिंदु है, कार्बनिक यौगिकों वाला जल है। मेन इसमें गैसें देखना है, ये मीथेन है, CH4, NH3 अमोनिया है, H2O जल है, यहाँ पर H2 है। इस तरह से इन गैसों को यहाँ पर ये चित्र बना करके ये सारा दर्शाना है, तो ये मिलर के प्रयोग का नामांकित चित्र कहलाएगा। अब देखिए किशोरों में अल्कोहल तथा ड्रग के सेवन से रोकने के लिए उपाय लिखिए। अथवा का प्रश्न है जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव किस प्रकार कार्य करते हैं, इसको भी समझाना है। तो देखिए किशोरों में अल्कोहल और ड्रग का सेवन करने से रोकने के उपाय लिखना है। हर किशोर को अपना व्यक्तित्व होता है, उसकी थ्रेशोल्ड से गतिविधियों का करने के लिए आवश्यक अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। शिक्षा तथा परामर्श, दबाव का सामना करने की भी शिक्षा देनी चाहिए और परामर्श देना चाहिए।
माता-पिता और समकक्षियों की सहायता से किशोर की समस्या परेशानी का हल कराने का प्रयोग बच सकते हैं। व्यावसायिक और चिकित्सा से भी उसके सेवन की आदत को मुक्त कर सकते हैं। संकट के संकेतों को देखना, यदि कोई मित्र या परिचित इन पदार्थों का सेवन करते देखें तो उसके भले के लिए अध्यापक और उसके माता-पिता को इस बात से सूचित करें। इस तरह से 3 अंक का है तो कोई 3 पॉइंट लिख करके आप इसमें पूरे नंबर पा सकते हैं। इसके बाद देखिए इसका जो प्रश्न था जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव किस तरह से कार्य करते हैं अथवा का प्रश्न। तो चलिए इसके उत्तर को देखें। जैव उर्वरक एक प्रकार का जीव है जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाता है। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल के नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर कार्बनिक रूप में परिवर्तित करते हैं, जिसे पौधे पोषकों के रूप में अवशोषित करते हैं। अन्य जीवाणु मृदा में रहकर N2 का स्थिर करके N2 मृदा अवयव बढ़ाते हैं। माइकोराइजा मृदा से फास्फोरस का अवशोषण करते हैं। ऐसे सहजीवी संबंधों से रोगजनक के प्रति प्रतिरोधकता, लवणता, उसके प्रति सहनशीलता आदि नील बनती है। नील हरित शैवाल भी मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ा देते हैं, जिससे उर्वरकता बढ़ जाती है। अब यहाँ 16वां प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण के 3 प्रमुख अजैव कारकों के बारे में लिखना है। अथवा का प्रश्न है अपघटन क्या है? तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर समझें। तो यहाँ है पर्यावरण के 3 मुख्य अजैव कारक। पहला है प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन उत्पन्न करना, स्वपोषिता, दीप्तिकालिता, समुद्र की गहराई में प्रकाश आदि का वर्णन। इसके बाद है तापमान। तापमान के अनुसार वनस्पति एवं जंतुओं का पाया जाना, यूरोथर्मल और स्टेनोथर्मल आदि। फिर है जल। सबसे आवश्यक घटक, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। खारा जल, अलवणीय जल में पाए जाने वाले पादप जंतु अलग अलग भी होते हैं। मरुस्थल जहाँ जल की कमी है वहाँ पौधे जंतु अलग अनुकूलन के लिए होते हैं। बर्फ से ढके स्थानों पर फ्लोरा और फौना अलग अलग होते हैं। तो 16वां का अथवा प्रश्न था अपघटन। तो चलिए अपघटन समझते हैं। ये जटिल कार्बनिक सामग्री को अकार्बनिक तत्वों जैसे CO2, जल, पोषकों में खंडित करने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं। पादपों के मृत अवशेष, प्राणियों के मृत अवशेष, मल आदि अपघटन के लिए कच्चे माल का काम करते हैं। अपघटन की प्रक्रिया के प्रमुख चरण हैं खंडन, निक्षालन, अपचयन, ह्यूमस, खनिजों आदि। अपरदहारी कवक जीवाणु इस प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक पदार्थों का भंडार जमा हो जाता है। अब यहाँ 17वां प्रश्न देखिए। आनुवंशिक कूट की विशेषता लिखिए। अथवा का प्रश्न है समयुग्मजी पीले व गोल बीज वाले मटर के पौधे का क्रॉस समयुग्मजी हरे व झुर्रीदार बीज वाले मटर के पौधे के क्रॉस करवाने पर F2 पीढ़ी में प्राप्त संतति का फिनोटाइप अनुपात चेकर बोर्ड की सहायता से निकालें। तो 17वां प्रश्न था आनुवंशिक कूट की विशेषताएं निम्नलिखित लिखिए। तो चलिए इसमें देखते हैं। ये सार्वभौमिक होते हैं, ये अपह्रासित होते हैं, ये विशिष्ट व असंदिग्ध होते हैं, कोडान त्रिक होता है, ये कामा रहित होते हैं, बीच में रुकते नहीं हैं, AUG प्रारंभक प्रकूट के रूप में होता है आदि। इस तरह से आपको कोई 4 नंबर का है तो 4 पॉइंट लिखना है। अब देखिए गोल पीले बीज को हरे झुर्रीदार बीज से हमको संकरण निकालना है दूसरी पीढ़ी का चेकर बोर्ड से। तो यहाँ पर पीले के लिए वाई वाई, गोल के लिए कैपिटल आर, ये कैपिटल लेते हैं प्रभावी, हरे के लिए स्मॉल वाई और इसके झुर्रीदार के लिए। यहाँ पर जब पहली पीढ़ी होता है तो ये कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, माने सभी पौधे पीले मिलते हैं, गोल बीज वाले मिलते हैं। अब इसके बाद यदि इनका फिर से स्वपरागण हो, दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो यहाँ पर हमको लिखना है ये वाई आर कैपिटल में, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर स्मॉल वाई स्मॉल आर। इस तरह से यही चीज़ हमको इधर भी लिखना है। इतना लिखने के बाद इन दोनों को मिलाना है। जिस जिसमें कैपिटल वाई रहेगा वो सभी पीले रहेंगे, जिस जिसमें कैपिटल आर रहेगा वो सभी गोल रहेंगे। यदि दोनों स्मॉल वाई हैं तो वहाँ पर पील
हरे हो जाएँगे, यदि दोनों स्मॉल आर हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएँगे? गोल हो जाएँगे, झुर्रीदार हो जाएँगे। इस तरह से जब हम सब कुछ मिलाएँगे तो हमको पीले और गोल वाले मिलेंगे 9, पीले और झुर्रीदार मिलेंगे 3, हरे और गोल मिलेंगे 3 और हरे और झुर्रीदार मिलेगा 1। इस तरह से जो इनका फिनोटाइप का अनुपात है 9:3:1 है। इस तरह से आपको लिखना है, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे फिनोटाइप का अनुपात इतना लिख देंगे। अब देखिए 18वां प्रश्न है, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के विभिन्न चरण लिखिए अथवा करके देखिए बायोपायरेसी क्या है, प्रतिबंधन एंजाइम क्या है। इन दोनों पर हम टिप्पणी देखेंगे और इसको समझते हैं। तो चलिए यहाँ है पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के विभिन्न चरण। डीएनए का पृथक्करण या विलगन। डीएनए झिल्लियों से घिरा रहता है, इसे तोड़कर बाहर खोलना पड़ेगा। लाइसोजाम जाइम सेलुलोज काइटिनेज एथेनॉल प्रोटीएज द्वारा क्रिया करके महीन धागे के रूप में प्राप्त करते हैं। ये डीएनए का पृथक्करण कहला गया। फिर यहाँ पर दूसरा भाग होता है डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना। तो प्रतिबंधन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा इसे काटा जाता है। फिर तीसरा चरण होता है डीएनए खंड को संवाहक से जोड़ना। तो डीएनए खंड को लिगेज द्वारा संवाहक से जोड़ा जाता है। फिर चौथा चरण है पुनर्योगज डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण। इसमें पुनर्योगज डीएनए को अदाता कोशिका में अनेक विधियों द्वारा प्रवेश कराते हैं। इसके बाद पांचवा होता है परपोषी कोशिकाओं में व्यापक स्तर पर संवर्धन व बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना। इसके लिए व्यापक स्तर पर उत्पादन हेतु बायोरिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी में ये चरण होते हैं, तो इनको अच्छे से देखना है। इसके बाद दो चीज़ें थी जिसमें हमको टिप्पणी लिखना था, एक था बायोपायरेसी और दूसरा था प्रतिबंधन एंजाइम। तो चलिए इन दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बायोपायरेसी देखते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधन का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। जैव संसाधनों का उपयोग परंपरागत ज्ञान का उपयोग आधुनिक उपयोगों में किया जा सकता है। इसलिए कुछ राष्ट्रों ने अपने जैव संसाधनों और परंपरागत ज्ञान का बिना पूर्व अनुमति के उपयोग में प्रतिबंध के लिए नियमों को बना रहे हैं, ताकि बायोपायरेसी को रोका जा सके। इसके बाद यहाँ पर दूसरा पार्ट था, हमको टिप्पणी लिखना था प्रतिबंधन एंजाइम। तो चलिए इसको देखते हैं। वर्ष 1963 में दो एंजाइम पृथक किए गए हैं जो ई कोलाई जीवाणु भोजी वृद्धि को रोक देते हैं। इनमें से एक डीएनए से मिथिल मेथिल समूह को जोड़ता है, जबकि दूसरा डीएनए को काटता है। इसके नामकरण का पहला शब्द वंश, दूसरा तीसरा शब्द प्राकेंद्र की कोशिकाओं की जाति से लिया जाता है। उदाहरण ई कोलाई। ये दो प्रकार के होते हैं, एक है एक्सोन्यूक्लिएज और एक है इंडोन्यूक्लिएज। एक्सोन्यूक्लिएज क्या है? एक्सोन्यूक्लिएज डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड को अलग करता है, जबकि इंडोन्यूक्लिएज डीएनए के भीतर स्थलों को काटते हैं एवं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रमों की पहचान करते हैं। देखिए इसका अंतिम प्रश्न है, एक तालाब के पारितंत्र का वर्णन कीजिए। अथवा का प्रश्न है, खाली चट्टान पर किस तरह पादपों का अनुक्रमण होता है, समझाइए। ये है एक तालाब के पारितंत्र। एक तालाब उथले पानी वाला एक जल निकाय है जिसमें पानी एक अजैव घटक है, जिसमें कार्बनिक अकार्बनिक व मृदा घटक तली में जमा होते हैं। सौर निवेश ताप दिन की अवधि परिस्थितियां तालाब की क्रियाशीलता की दर को नियमित करती हैं। जैव घटक के सभी पोषण स्तर पाए जाते हैं। अब इसमें देखिए उत्पादक की बात करें तो पादप प्लवक, शैवाल, निमग्न पौधे, किनारों पर सीमांत पादप आदि ये जो हैं उत्पादक होते हैं तालाब में। इसके बाद उपभोक्ता की बात करते हैं तो प्राणी प्लवक प्लवक स्वतंत्र प्लावी एवं तलीयवासी पौधे एवं जीव जैसे छोटी बड़ी मछलियाँ और अन्य जलीय जीव इसके उपभोक्ता होते हैं। फिर अपघटक कवक है, जीवाणु तालाब की तली में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सभी मृत पेड़ पौधे प्लवक व सभी मृत जलीय जीवों का अपघटन करते हैं। अब इसका अथवा प्रश्न था, खाली चट्टान पर हमको अनुक्रमण को समझाना था। तो देखिए क्या है, जैविक समुदाय गतिक है,
और बीते समय के साथ परिवर्तित होता है। ये परिवर्तन क्रमशः अनुक्रमित होते हैं और पारिस्थितिक अनुक्रमण की संरचना करते हैं। जैसे देखिए, खाली चट्टानों पर सर्वप्रथम लाइकेन प्रजाति आती है, जो चट्टानों को पिघलाने के लिए अम्ल का स्राव करती है, मृदा निर्माण करने में सहायक होती है। इन्हें मूल अन्वेषक या पायोनियर कहा जाता है। बाढ़ में बायोफाइट जैसे पौधे आते हैं जो कम मृदा में भी अपनी पकड़ बनाते हैं। फिर इनसे बड़े पौधे, झाड़ियां, फर्न, बेल आदि आते हैं। फिर बड़े पौधे, वृक्ष आते हैं। अंततः वन समुदाय का निर्माण होता है। इसे चरम समुदाय कहते हैं। जब एक तक पर्यावरण नहीं बदलता तब तक ये स्थित होता है। समय के साथ ये मरुद्भुज या समोद्भवीय में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरह खाली चट्टानों पर अनुक्रमण की क्रिया होती है, विभिन्न पौधे विकसित हो जाते हैं। तो यहाँ से ये जो है हमारा 2023 का बायो का पेपर समाप्त होता है। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, उन सभी को एक बार लगा के देखिए। हर पेपर से 20-30 नंबर, 40 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से समझ करके लिख के